चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको कश्मीर के प्रमुख राजवंशों की। तो कश्मीर में प्रमुख राजवंशों में दोस्तों कौन कौन आते थे? तो कश्मीर में प्रमुख राजवंश में आते थे कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। अब हम बात करेंगे भारत के विभिन्न भागों के विभिन्न राजवंशों के बारे में। तो हमने ऊपर से शुरू किया कश्मीर, फिर बंगाल पे आएंगे जहाँ पाल वंश था, मुंगेर तक इसका शासन था। बिहार के मुंगेर तक धर्मपाल ने इसका शासन किया था। उससे पहले कश्मीर पढ़ ले। तो कश्मीर इन क्षेत्रों में जो आज के मानसरोवर से पाकिस्तान के कुछ भागों तक, हिंदू कुश पर्वत तक, कश्मीर में इन 3 राजवंशों ने कारकेट, उत्पल और लोहार वंश ने शासन किया। कारकेट वंश का संस्थापक था दुर्लभवर्धन। ललितादित्य मुक्तापिंड इसका प्रमुख शासक था। और कश्मीर में एक मंदिर है मार्तंड मंदिर, इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया। कारकेट वंश के बाद उत्पल वंश आया और इसका संस्थापक अवंती वर्मन था। इसके बाद लोहार वंश आया, संस्थापक संग्राम राज्य। इसमें एक राजा था दोस्तों हर्ष का दरबारी कवि था कल्हन। और कल्हन याद है आपको? अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो कल्हन के बारे में एक पॉइंट याद आ जाता है दोस्तों, राजतरंगिनी। कश्मीर का इतिहास और संस्कृत साहित्य था, कश्मीर का इतिहास था ना, इसमें याद होना चाहिए। अंतिम राजा था जयसिंह। जयसिंह कौन था? लोहार वंश का अंतिम राजा। और कश्मीर खत्म है। अब हम बात करेंगे बंगाल और उसके आगे पीछे के जो राजवंश थे उसके बारे में। इसमें बस इतना ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, कश्मीर के बाद हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। जो बंगाल राजवंश था वो आज के आधुनिक बंगाल और आधुनिक बिहार के बीच फैला हुआ था, जहां पहले पाल वंश और फिर सेन वंश ने शासन किया। 2 प्रमुख राजवंश थे। हम पाल वंश की अगर बात करें तो इसका संस्थापक गोपाल था, जिसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई। अवंतीपुरम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अवंतीपुरम विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इसके बाद आया धर्मपाल। कन्नौज जो दक्षिण भारत में, जिसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के बीच में संघर्ष होता था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला शासक था धर्मपाल। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की विक्रमशिला, हमने बोला कि सर कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला जो जगह है भागलपुर, ये अभी आधुनिक भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। और ये जो पाल वंश थे, चूँकि बंगाल और बिहार से सटे हुए थे, बिहार में उस समय बौद्ध धर्म एकदम चरम पे था, तो बौद्ध धर्म को ये लोग मानने वाले थे। अब आते हैं हम लोग दोस्तों सेन राजवंश की ओर। यह पाल वंश इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। इसके बाद दोस्तों बंगाल में हमने बोला कि पाल वंश के बाद आया सेन वंश, और सेन वंश का शासन भी इसी क्षेत्रों के आसपास था। ये थोड़ा विस्तृत हुआ, जो यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी गया। और इसकी स्थापना की थी किसने? तो सामंत सेन ने। संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। राजधानी बनाई नदिया, आज का लखनऊती। और इसके बाद आया दोस्तों बल्लाल सेन। दान सागर, हम शायद इसके बारे में नहीं बोले हैं। सेन वंश में एक शासक था बल्लाल सेन, और लक्ष्मण सेन, दोनों के बारे में हम बताएंगे। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी किसने? बल्लाल सेन ने। आप इसे लिख लेना क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस वंश का सबसे अंतिम और सबसे प्रतापी शासक था, वो था लक्ष्मण सेन। कौन वंश का दोस्तों? सेन वंश का। सेन वंश इसी बंगाल के क्षेत्रों के आसपास शासन किया करता था। और लक्ष्मण सेन के शासन काल में दोस्तों एक राजा हुआ, एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जयदेव। जरा कोई हमें बताएगा कि जयदेव किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? जयदेव किस लिए प्रसिद्ध थे? कोई बताएगा क्या? तो हम बता देते हैं। जयदेव ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीत गोविंद। अगर कोई रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहा है और इस सवाल को वो एग्ज़ाम में नहीं देखा हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि गीत गोविंद और पंचतंत्र से रिलेटेड किताब जो गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा और सेन वंश में जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, ये बहुतों बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, बंगाल में इन 2 वंशों के बाद हम भारत के विभिन्न कोनों की आज चर्चा कर रहे हैं। तो हमने दक्षिण की तो बात कर ली, दक्षिण में बड़े बड़े राजवंश, छोटे तो अभी किए ही नहीं हैं, हम वहाँ फिर आएंगे दक्षिण में। लेकिन अब आते हैं दोस्तों राजपूत वंश में। तो राजपूत कौन थे?
आपके दिमाग में राजपूत का नाम आते ही महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा नाम आते हैं। आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, क्योंकि उस समय जो भारत में जो राजस्थान का जो माउंट आबू है, आबू पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में बहुत ही अधिक संख्या में राजपूतों का शासन था। जो राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, बहुत ही हिम्मत वाले होते थे, और इसीलिए ये प्रतापी होते थे। प्रतापी कहने का मतलब कोरेजियस, मतलब बहुत ही अधिक, उसको क्या बोलते हैं, उसको हिम्मत वाले बोल सकते हो। और ये इसीलिए बहुत प्रसिद्ध हुए। आप इसमें नाम ले सकते हैं जैसे कि गहरवाल, लाल पेन से लिखें, जैसे कि गहरवाल वंश, पृथ्वीराज चौहान का चौहान वंश, महाराणा प्रताप, विजय प्रताप के बाद प्रताप राजवंश भी ले सकते हैं। और एक दो था, देखते हैं कौन कौन थे और राजवंश थे। उसके बाद हो गया चौहान, हो गया परमार राजवंश था, और चंदेल था, परमार चंदेल और भी हैं दोस्तों। हम एक एक करके इन सारे राजपूत राजवंशों के बारे में जानते हैं। राजपूत राजवंश वो नहीं जो राजस्थान में राज्य करते थे। राजपूत वो होते थे जो जाति से राजपूत होते थे, जाति से क्षत्रिय। ऋग्वेद में हमने 4 वर्णों की बात की थी, उसमें बोला था एक क्षत्रिय जो युद्ध के कौशल को समझता हो, जो युद्ध में पराक्रमी हो, जो विजय के लिए खुद आगे तत्पर हो, युद्ध में खुद को झोंक दे, वो होता था राजपूत। और राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो। जितने भी वंश थे यहाँ पे वो सभी क्षत्रिय थे, इसलिए राजपूत वंश कहलाए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों के बारे में, और हम शुरुआत ही करेंगे पहले नंबर पे गहरवाल राजवंश से। पहले नंबर पे हम राजपूत वंश के बारे में अगर बात करें तो पहला गहरवाल, जिसको हम लोग राठौर भी बोलते हैं, जो रावरी राठौर इसी काल का है क्या, गहरवाल राजवंश, ठीक है। तो राजपूत राजवंश अधिकतर राजस्थान में एक अरावली के पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, गुरु शिखर, उसके आसपास एक माउंट आबू है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, और इसी क्षेत्रों के आसपास राज करते थे राजपूत राजवंश। तो हमने गहरवाल वंश की बात की है, तो दोस्तों गहरवाल वंश आपको ये बिहार और यूपी के बॉर्डर पे एक जिला है काशी, जिसका आज नाम है वाराणसी। तो गहरवाल वंश की राजधानी जो थी ये इन क्षेत्रों में विकसित था, इन क्षेत्रों में राज करता था। कौन सा राजवंश? एक नंबर जो मैंने बोला गहरवाल राजवंश। राजधानी कौन थी? राजधानी थी प्राचीन काशी, आज का वाराणसी, भगवान भोले की नगरी काशी। और इसकी जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव और गोविंद देव, शायद इसका प्रतापी शासक था। तो अगर राजा की बात करें तो इसमें एक नंबर पे संस्थापक लिख दो चंद्रदेव। हम एक नंबर की ही बात कर रहे हैं, मतलब गहरवाल की ही बात कर रहे हैं अभी तक। तो चंद्रदेव संस्थापक था, संस्थापक। और इसका प्रतापी राजा था दोस्तों गोविंद देव। इसमें एक और शासक हुआ गोविंद देव के बारे में बोला जाए तो सबसे महान शासक की बात करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं महान शासक। लेकिन अभी हमने आपको एक नाम बोला ही नहीं है, और वह नाम है इम्पोर्टेंट, और वह नाम है शायद जयचंद का। वह नाम है जयचंद का, क्योंकि इस वंश से संबंधित एक राजा हुआ करता था जिसका नाम जयचंद था। आज के केस में कि आज जब भी बात होता है तो जयचंद मत बनो, विभीषण मत बनो, ये दो नाम क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से डट के लड़ा, लेकिन जयचंद चंदावर के युद्ध में वो भी लड़ा, मारा गया, लेकिन जयचंद जो था वो मुखबरी कर दिया पृथ्वीराज चौहान का। और इसीलिए किया क्योंकि इसका जो अंतिम राजा था जयचंद, इसने अपनी बेटी संयोगिता, हम जयचंद के बारे में बता देते हैं कि गहरवाल वंश का अंतिम राजा था जयचंद। गहरवाल वंश का अंतिम राजा था। किस वंश का? गहरवाल वंश का अंतिम राजा था। इसकी एक बेटी थी संयोगिता।
इसने क्या किया कि अपनी बेटी का स्वयंवर करवाया, जहां बहुत सारे राजा आते हैं, जो प्रतापी होता है वो कन्या उसके गले में हाथ डालती है और उससे शादी करती है। लेकिन आया कौन बीच में? पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान कहिए या पृथ्वीराज तृतीय कहिए, चौहान वंश का राजा था कौन? पृथ्वीराज चौहान, या पृथ्वीराज तृतीय कहिए। इसने आया और इस राजकुमारी जो संयोगिता बहुत सुंदर थी, इन्हें अपहरण करके लेके चला गया, जिससे जयचंद क्या था? रुद्ध हो गया। जयचंद गुस्से में था और इसने जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी भारत पे जब आक्रमण किया, विदेशी आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का जब भारत पे आक्रमण हुआ, अरबों का जब आक्रमण हुआ, तो जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ ना देके गौरी की मुखबरी की। और इसीलिए बोलता है कि तुम जयचंद मत बनो, तुम मुखबरी मत करो। लेकिन रीजन यहाँ था दोस्तों, जयचंद बनने की कहानी यहाँ थी कि उसकी बेटी को पृथ्वीराज तृतीय ने अपहरण कर लिया था। हालांकि पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता को पसंद करता था, इसीलिए उसने अपहरण किया था, लेकिन जयचंद शायद शादी के लिए राजी नहीं था। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ और इसमें जयचंद मारा गया। एक बार ईस्वी हम कंफर्म कर लेते हैं, 1194 ही होगा। ठीक है दोस्तों, 1194 ही है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी के हाथों मारा गया और घरवाल वंश की कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। इसमें बस इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी और जयचंद की कहानी, जिसकी बेटी संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने कर लिया और बाद में जयचंद चंदावर के युद्ध में मारा गया। तो एक क्वेश्चन जो गहरवाल वंश के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, वह पूछा जाता है अंतिम पॉइंट, और वह है चंदावर का युद्ध। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे गांठ बांध करके याद करना, क्योंकि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। जयचंद मारा गया था। जयचंद मारा गया किसके हाथों? मोहम्मद गोरी के हाथों। बस ये पॉइंट आप लिख लेना, इससे ज़रूर से ज़रूर याद रखना। चलिए हम गहरवाल वंश के बाद चलते हैं चौहान वंश पे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे राजपूत राजवंश की, और वो राजपूत राजवंश था प्रतापी राजवंश, चौहान राजवंश, चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी का संस्थापक वासुदेव था और यह राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में राज करता था, जिसकी राजधानी अहिछत्र, बाद में अजमेर, जो राजस्थान का एक जिला है। अभी भारत के राजस्थानी क्षेत्रों में भारत का एक जिला है, यहाँ राजस्थान में, आपको पता ही होगा। तो वासुदेव ने अहिछत्र को अपनी राजधानी बनाई, बाद के शासकों ने उसमें अजमेर की नगर की स्थापना की और वहाँ अपना राजधानी बनाया। अगर हम प्रमुख राजा की बात करें तो हम बहुत सारे राजा हैं, लेकिन हम बिगड़ा राज चतुर्थ, इसके राज सोमदेव रहते थे इसके दरबार में, जो राज कवि थे। क्या थे? कवि। ललित विग्रह राज की इसने रचना की थी। कौन सी? ललित विग्रह राज की इसने रचना की थी। इसके बाद सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसने जयचंद की पुत्री, गहरवाल वंश की जो जयचंद्र थे उसकी पुत्री संयोगिता की अपहरण करके उससे शादी किया। और चंद्रवर दाई इसके राजकवि थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, और इसने लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जिसने पृथ्वीराज के बारे में अगर डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप पृथ्वीराज रासो पढ़िएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और इसी ने, पृथ्वीराज चौहान ने ही या पृथ्वीराज तृतीय ने, रणथंबोर राजस्थान में एक जिला है रणथंबोर, रणथंबोर में एक जैन मंदिर है, उसका शिखर बनाया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर बना हुआ था जैनों के द्वारा, पृथ्वीराज तृतीय ने उसका शिखर बनाया। और जब मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण किया तो 1191 ईस्वी में तराइन एक जगह है हरियाणा के आसपास, 1192 ईस्वी में वही तराइन एक और जगह है, और यह जगह है सरिये, हाँ, हरियाणा के आसपास, पंजाब हरियाणा, ये तो गुजरात आ गया। इस जगह यहाँ पे पंजाब हरियाणा के बीच में तराइन एक जगह है, जहाँ पे क्या कहते हैं, तराइन का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप गांठ बांध के रख लेना कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच।
पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया, लेकिन दयालु हृदय होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी ने फिर से नई योजना के साथ तराइन में फिर युद्ध किया और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली, लेकिन वो जो आपने पढ़ा होगा कि जो कुछ कोस दूर ये वो जो था जिसने पृथ्वीराज चौहान का जो क्या कहते हैं निशाना था वो सटीक रहता था और इसने सिर्फ और आवाज़ के दम पे पृथ्वीराज चौहान में एक खास चीज़ थी कि वो सिर्फ आवाज़ आंख बंद करके भी सिर्फ आवाज़ के दम पे वो बता देता था कि किसे मतलब क्या होता है वह ध्वनि बाण से मतलब सिर्फ आवाज़ से पता कर लेता था कि सामने मेरा दुश्मन कहाँ है और वहाँ पे वो तीर से उनका मुकाबला करता था और उन्हें मार गिराता था। और इसी युद्ध के बाद जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई तो पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि थे चंद्रवर दाई इसने एक दोहा पढ़ा और उसी दोहा के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। मोहम्मद गौरी वैसे तो 1194 तक चंदावर के युद्ध तक जिंदा था और पृथ्वीराज चौहान को कैद करके रखा था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की और चौहान राजवंश यहीं पे समाप्त हुआ। गहरवाल और चौहान ये दो राजवंश की मोहम्मद गौरी के बीच की कहानी यहीं समाप्त हुई। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले राजवंश की जो कि भारत के इसी राजपूत राजवंश के शासनों के आसपास घूम रहे थे और वह था परमार राजवंश। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कौन सा राजवंश, अब हम पढ़ने वाले हैं परमार राजवंश, जिसके संस्थापक की बात करें और राजधानी की बात, संस्थापक थे उपेंद्र राज और राजधानी थी धारा नगरी। संस्थापक की बात करें तो हम बोले कि संस्थापक उपेंद्र राज और राजधानी धारा नगरी। धारा नगरी मतलब सर उज्जैन, आज का उज्जैन। अब आप आते चलिए नीचे, हमने यहाँ पे आपको 1 नंबर पे गहरवाल राजवंश, 2 नंबर पे चौहान राजवंश, ये दोनों क्षेत्र आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अब आता है नीचे मध्य प्रदेश का यह भाग, मध्य प्रदेश का जहाँ उज्जैन नगरी है, उपेंद्र राज यहाँ पर शासन करता था और वंश था परमार राजवंश। ये सभी क्षत्रिय हुआ करते थे, राजा के पुत्र हुआ करते थे, राजपूत हुआ करते थे। बॉलीवुड फिल्म में एक गाना बहुत फेमस है दोस्तों, कौन गाना, जो गोविंदा पे फिल्माया गया था कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आपको हम बता दें कि इसी राजवंश का परमार राजवंश में एक राजा हुआ करता था और उसका नाम था राजा भोज। ये राजा भोज जो गाना बना है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका कहने का मतलब है कि कहाँ राजा भोज कितना प्रतापी राजा था, कितना शक्तिशाली था, कितना समृद्ध था, कितना ज़्यादा प्रजा के हित में काम करने वाला राजा था। और कहाँ गंगू तेली जो दक्षिण में एक राजा था, ऐसा नहीं है कि वो भी एक नाम था, दोनों राजा थे, लेकिन दोनों में अंतर था कि राजा भोज एकदम शक्तिशाली। इस राजवंश को अगर उत्थान किया, ऊपर उठाए रखा, इस राजवंश को अगर किसी ने अपनी पहचान दी, इस राजवंश को अगर कोई अक्षुण्ण बनाए रखा तो वो राजा भोज था। और अगर सबसे प्रतापी राजा, महान राजा बोला जाए, एकदम कोरेजियस था पूरा, इसके अंदर एकदम क्या बोलते उसको, शक्तियाँ तो थीं लेकिन वो दिमाग से भी बहुत तेज था, मतलब ताकत और दिमाग का संगम था ये राजा भोज। राजा भोज यहीं पर से आया है दोस्तों। जिसने भी गाना सुना होगा वो गोविंदा वाला, नहीं सुना होगा तो एक पॉइंट बस सुन लेना, आपको राजा भोज याद हो जाएगा। भोपाल में दोस्तों एक झील है, भोपाल में इसी मध्य प्रदेश के आसपास, आज के मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में एक झील है, नाम पे ही आप समझ जाओगे कि उसका निर्माण किसने करवाया था। उस झील का नाम है भोजराज। और यह क्वेश्चंस कभी कभी इतिहास में पूछा जाता है, नाम पे ही है कि भोजराज की जो झील है, ये झील है दोस्तों, भारत में एक झील है जो अभी भी है, इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो आप बोल दोगे कि राजभोज यानी राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज ने, भोपाल में है, ये जगह का नाम याद रख लीजिएगा। हमने बोला कि राजा भोज और ताकत और दिमाग दोनों का संगम था। आपको बता दें कि गणित हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो, कहानी हो यानी साहित्य हो,
इन सभी पे राजा भोज ने ग्रंथ लिखा है, स्वयं लिखा है, खुद से लिखा है ग्रंथ। ग्रंथ कहने का मतलब टिप्पणी, एक जैसे कि आप उसको नॉवेल बोल सकते हैं। इन्हीं पे कि गणित से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड नॉवेल्स इसने लिखे हैं, राजा भोज ने लिखे हैं। आप सोच सकते हो कि कितना प्रतापी और कितना विद्वान राजा होगा जिसे चिकित्सा की संपूर्ण जानकारी थी, विज्ञान, गणित, साहित्य सभी की संपूर्ण जानकारी थी। इसके राज्य में बहुत सारे विद्वान दरबारी कवि रहते थे। इसके राज्य में लेखकों के भी मतलब क्या बोलते हैं, और सब राज्य में साहित्यक रहते थे। इसके राज्य में लेखक भी रहते थे। लेखक कहने का मतलब जो कहानी लिखते थे। साहित्य और कहानी में अंतर है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके एक दरबार में इतिहासकार भी रहते थे। इतिहासकार जो आज के समय में कहानी लिखते हैं दोस्तों, ये इसके दरबार में उस समय भी क्या हो रहा है, इसके दरबार में उस समय भी इतिहासकार रहते थे, जो कि आज से पहले अगर परमार राजवंशों की अगर आप इतिहास को पढ़ना हो, इससे पहले के इतिहास को पढ़ना हो, तो इसके राज्य में जो भी इतिहासकार रहते थे, ये इसने बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियाँ दी है। और कवियों को इन्होंने इतना संरक्षण दिया, इसीलिए एक नाम है दोस्तों कविराज। हम इस पॉइंट को आप स्टार मार देना कि कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजा भोज ने इसे उपाधि धारण नहीं की थी। विद्वानों ने बोला कि आप तो बहुत विद्वान हैं, प्रतापी हैं, आप कवियों के संरक्षक हैं, लेखकों के संरक्षक हैं, साहित्यकों के संरक्षक हैं, आप कविराज हैं। और यहीं से राजा भोज कविराज बन गया। इसके शासनकाल में विद्वानों को इतना संरक्षण दिया गया था कि उज्जैन जो प्राचीन धारा नगरी थी, हमने बोला ना धारा नगरी राजधानी थी, और ये जो उज्जैन था यह विद्वानों का नगर कहलाता था उस समय। विद्वानों का नगर उज्जैन उस समय कहलाता था। विदुषों का नगर उज्जैन को कहते थे। महाकाल नगरी उज्जैन को कहते थे। महाकाल नगरी की स्थापना, उज्जैनों की स्थापना, विद्वानों की स्थापना। उज्जैन का ही मतलब होता है विदुषियों। जैन का मतलब विदुषी मतलब कि विजडम, इंग्लिश में वाइज बोल सकते हो, विजडम बोल सकते हो। एक मंदिर है, इसके भी आप लिख लेना, त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। इस जगह पे चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपको ये आसपास ही है, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपको राजा भोज ने एक मंदिर का निर्माण कराया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि याद करने वाले टॉपिक से समझना है। अब बार बार देखो कि लंबा टॉपिक होगा तो आपको दिक्कत होगा, हम इसीलिए शॉर्ट में अभी इसमें दोस्तों तोमार वंश, लोहार वंश और चंदेल राजवंश, कुछ कुछ ऐसे ही राजपूत राजवंश हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो हम एक वीडियो और लेंगे और आपका जो राजपूत राजवंश है हम उसे समाप्त कर देंगे। और हमें लग रहा है कि हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ कहानियों को विस्तार से समझाया है। जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाएंगे तब आपको कुतुब मीनार पढ़ाएंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार का जो मेन गेट है, मेन गेट पर एक मस्जिद है, उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। हम सब डिटेल से बताएंगे अलाई दरवाज़ा। अभी हमने बोला था दोस्तों कि चौहान वंश में तो एक राजा का नाम लिया था सोमदेव, जिसके दरबार में रहते थे विग्रहराज। इस सोमदेव ने एक मंदिर बनाया, मंदिर नहीं विद्यालय, सॉरी सरस्वती मंदिर बोलो, विद्यालय बोलो, मंदिर भी था और विद्यालय भी था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर या विद्यालय का शीर्ष तोड़ के इस पे गुंबद बना दिया और नाम रख दिया अलाई दरवाज़ा। क्वेश्चंस आता है कि कुतुब मीनार का मेन गेट या मुख्य द्वार क्या कहलाता है? अलाई दरवाज़ा, जो पहले एक विद्यालय था सोमदेव ने बनाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ के अलाई दरवाज़ा बनाया। ये सभी हम जब मध्यकालीन भारत पे आएंगे तो डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी हम चूँकि प्राचीन भारत पे हैं और प्राचीन भारत दोस्तों अब ख़त्म होने पे है, क्योंकि जैसे ही हम तुर्कों का, अरबों का आक्रमण पढ़ना शुरू करेंगे हम पहुंच जाएंगे मध्यकालीन भारत पे, और जैसे ही मुगल तक हम पहुंचेंगे मध्यकालीन भारत समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसमें कुछ राजवंश हैं जो दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। धन्यवाद।